नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ये बलिया का वीडियो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी कोटे की दुकान के लिए खुली बैठक में ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एसडीएम, सीओ समेत अधिकारियों पर कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि इनकी नजरों के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी जिसमें एक गांव वाले की मौत भी हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, विस्तार से बताइए, बीजेपी नेता पर क्या हत्या का आरोप है और क्या कार्रवाई हुई है एसडीएम और सीओ दोनों के खिलाफ? देखिए अंजना, ये आज देर दोपहर की घटना है जब बलिया के दुर्जनपुर गांव में, जो कि रेवती थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर एक कोटेदार की दुकान को लेकर खुली बैठक थी जिसमें एसडीएम और सीओ दोनों मौजूद थे। वहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और अचानक वहां पर आपस में हंगामा मचा है, भगदड़ हुआ और फिर उनके सामने ही एक शख्स को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने एक तरीके से ये खोल कर रख दिया है किस तरीके से जो बेखौफ है वो अपराधी किस तरीके से बेखौफ है। सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई करने की बात कही है और एसडीएम और सीओ पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है और कहा गया है कि उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। दूसरी बात, ये जो शख्स है जिस पर आरोप लगा है, धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू, ये वहां का स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ के संपर्क का व्यक्ति है। हालांकि जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ये व्यक्ति भाजपा से जुड़ा है या भाजपा का कोई किसी पद पर है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बीजेपी से जुड़ा हुआ शख्स है और खुलेआम गोली चली है, मौत हुई है, हत्या हुई है और उसके बाद हड़कंप लखनऊ तक मचा है और जिसके बाद प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई भी की गई है। सियासी रूप से भी बवाल बढ़ेगा अभिषेक। समाजवादी पार्टी का ये बयान है कि गुंडा राज चल रहा है, गुंडे सरकार चला रहे हैं। निश्चित तौर पर सियासी बवाल बढ़ेगा, बढ़ना लाजमी है, इसलिए क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि जो सीओ और एसडीएम दोनों की मौजूदगी में गोली चली है, दोनों की मौजूदगी में ये मर्डर हुआ है और हड़कंप इतना कि कुछ ही घंटों के भीतर बकायदा वहां पर प्रशासनिक फिर बदल की खबरें आ गई। सरकार ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए। लेकिन अभिषेक, मैं एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक बार अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं। ये वीडियो आप लोग देखिए और इसका ऑडियो भी सुनाइए। ठाई ठाई की आवाज आ रही है, गोलियां चल रही है दिन दहाड़े। देखिए पूरा वीडियो। ले रहा लग हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। और ये सब कुछ एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में होता है। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, जिस वक्त ये घटना घटी है पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। शहर के, यूं कह दें कि जिले के सबसे आला अधिकारियों में सीओ और एसडीएम होते हैं और बाकायदा खुले में इस कोटे के दुकान की एक पंचायत लगी हुई थी और उसमें हंगामा हुआ और उनके सामने ही गोली मार दी गई है। इस घटना को किस तरीके से कहा जाए, क्योंकि शायद ये पहली घटना है जब इस तरीके से खुले में प्रशासन के सामने किसी शख्स पर गोली चलाई जाती है और उसकी मौत मौकाए वारदात पर ही हो जाती है। तो एक बेहद बड़ी घटना, संगीन घटना है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है उस पर भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही है, सस्पेंशन की बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ हैं और तभी इस तरीके की चीजें खुलेआम हो रही हैं कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद स्थिति ये है कि खुले में गोलियां चल रही हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अंजना, एक बार फिर से वीडियो दिखाते हैं अभिषेक अपने दर्शकों को, जरा सुनाइए और दिखाइए ये क्या हो रहा है बलिया में, यूपी में। लग हो साहब,
देखिए इधर सर, देखिए। ले रहे हैं। लग गई हो। ओ साहब देखिए इधर सर, देखिए। अभिषेक, वहां पर ये शख्स चिल्ला रहा है और वो बता भी रहा है कि गोली लग गई। सवाल ये है कि ये पुलिस, ये प्रशासन और इस तरह से दबंगों की चलती है दिन दहाड़े गोलीबारी। बिल्कुल अंजना, उनकी आवाज सुनिए। ए साहेब देखिए इधर देखिए। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सरकार के लिए ये सोचने का समय है। ऐसा दिन है जब आंखों के सामने जिले के सबसे बड़े अधिकारी के सामने गोली चलती है और एक शख्स की वहीं पर मौत हो जाती है। दिन दहाड़े बेखौफ अपराधी खुलेआम दिखाई दे रहे हैं। इसमें अब कोई बहानेबाजी का कोई स्कोप नहीं बचा है अंजना, क्योंकि पूरी तस्वीर इस वीडियो में सामने है। किस तरीके से गोली लगती है, किस तरीके से लोग वहां अधिकारियों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर गोली लग गई है। भले ही वो एक कह सकते हैं कि कोटे की दुकान के लिए एक गांव में ओपन पंचायत लगी हो, लेकिन किस तरीके का खौफ है, किस तरीके का दबंगों की चलती है, ये इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता कि किस तरीके से बलिया में आज लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। निश्चित तौर पर ये इस सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। अंजना, अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सियासत की बात नहीं है। इससे पहले कि हम लोगों ने ये खबर दिखाई है, सब कुछ किया है, सीएम की तरफ से सीओ और एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये सवाल उठता है कि दबंग दिन दहाड़े यूं गोली चला रहे हैं और एक नेता जिसका सीधा संपर्क बीजेपी से अब सामने आ रहा है, जो कि जानकारी आ रही है। क्या कहिएगा घनश्याम तिवारी? जी, उत्तर प्रदेश में जो उपद्रव का राज है, जंगल राज है, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी गलती के लिए किसी और को भी सस्पेंड कर देते हैं, उनसे मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि इस मीटिंग में बंदूक ले जाने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी के इस गुंडे नेता को किसने दी। और भारतीय जनता पार्टी का ये गुंडा नेता भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक के साथ काम करता है, वो विधायक हर महीने कोई न कोई बेतुका बयान देता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी खबरों में बनी रहती है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ बयान हो, चाहे वो आम जन के खिलाफ बयान हो। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के स्तर पर करती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस तरह के लोग, सुरेंद्र सिंह जैसे लोग मजबूत रहें, और जब वो मजबूत रहते हैं तो उनके नीचे ऐसे बंदूक लहराते हुए गुंडे मौजूद रहते हैं। सीओ और एसडीएम को सस्पेंड करने से क्या होगा, ये तो तस्वीर पूरा प्रदेश देखेगा। कल बलिया में ही एक दिव्यांग पुरुष की जो कि एक व्यवसायी था, हत्या कर दी गई। 2 महीने पहले एक जर्नलिस्ट को वहीं पर लोगों ने दौड़ा करके बंदूक से गोली मारी। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी इसका जवाब देंगी, जो बातें घनश्याम जी कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। और ये क्या है, कानून राज बचा है नहीं बचा है? सीओ एसडीएम के सामने धड़ाधड़ गोलियां, कई लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अनिला जी। जी बिल्कुल अंजना जी, जो आप बात कह रही हैं, किसी को भी ये चौंका सकती है कि 400-500 लोगों की भीड़ हो और एसडीएम हो और सीओ हो, और उसमें एक व्यक्ति जो है गोली चलाता है तड़ातड़, और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या सिद्ध होता है कि कोई भी जिसका मानसिक संतुलन ठीक होगा, ऐसा व्यक्ति गोली चलाएगा क्या? मैं सीधे से ये कहती हूँ कि जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, परंतु कोई भी अगर राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होगा, क्या वो गोली चलाएगा? और भी मैं घनश्याम जी की बात सुन रही थी। घनश्याम जी, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपकी पार्टी में जो अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को आपने टिकट दिया, उनको सहारा दिया, वो क्या चीज था? वो कौन सी सरकार चला रहे थे आप? अखिलेश यादव जी बता दें, मुलायम सिंह यादव जी बता दें। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, पर घनश्याम तिवारी जी अगर व्यक्तिगत रूप से हमारे नेताओं के ऊपर उंगली उठाएंगे तो मुझे बताना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के समय कैसे लोगों को टिकट दिया जाता था, उनसे नेतागिरी करवाई जाती थी। यहाँ पर सीओ और एसडीएम और पुलिस फोर्स के सामने। घनश्याम तिवारी जी शांत रहिए, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला है। मैंने उनको बोला जवाब देना जी, अब उनको जवाब देने दीजिए।
एक व्यक्ति 500 लोगों के बीच में सीओ एसडीएम के सामने बंदूक लहराते हुए खड़ा होता है। वो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा है और नेता है। आपके विधायक के साथ काम करता है। आपका वो विधायक जो स्वयं महिलाओं को डराता है, बेतुके बयानों के लिए खबर में रहता है, आपकी पार्टी उस बारे में एक शब्द नहीं बोलती। उस विधायक के को सीएम का संरक्षण प्राप्त है। और आप पुरानी बातों में जाएंगे। अतीक अहमद, जिसको आपने जेल से चुनाव लड़ाया था, उसे छोड़िए। आपके 150 सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शांति मार्च करते हुए राजनीति में नहीं आए। उनकी अपनी आपराधिक मुकदमों की फहरिस्त है, जिसको 3.5 साल से धो रहे हैं। ऐसे में आपके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है। आप ये कह सकती हैं हाथरस की तरह कि कहीं 100 करोड़ की फंडिंग आई, आपने लड़की का कॉल रिकॉर्ड पब्लिक करने की कोशिश की, जर्नलिस्ट को धमकाया और जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। इस तरह का कॉन्स्पिरेसी मुख्यमंत्री फिर कल रचेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि इसमें पीएफआई दोषी थी, कहीं से ईडी से साजिश हो रही थी। अनिला जी, क्या यही वजह तो नहीं है कि सीरियसनेस नहीं दिखता? हर ऐसी घटना के बाद कोई ना कोई थ्योरी आ जाती है, पीएफआई का पैसा था, ये था, वो था। ये तो आप ये बताइए कि पंचायत, भरी पंचायत, 400-500 लोग, एक व्यक्ति गन लेकर कैसे पहुंच जाता है वहां पर? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। यही मैं कह रही हूँ कि भी 400-500 लोग वहाँ मौजूद थे, पुलिस फोर्स मौजूद थी, एसडीएम सीओ मौजूद था, और उसमें एक व्यक्ति गोली चला देता है, तो सीधी सी बात है कि ही इज नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड। वो अपना मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं था। पर इसके अलावा मैं यहाँ पर 2 बात जरूर कहना चाहूंगी। अभी घनश्याम तिवारी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। घनश्याम तिवारी जी, मैं नहीं नेताओं को घसीटना चाहती हूँ, परंतु आप भी जानते हैं आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनके एक पुत्र ने दूसरे पुत्र को उठा के गोली मार दी और वो मर गया। तो मैं क्या कहूँ? आपके उस बड़े नेता का जो बेटा है उसका मानसिक संतुलन खराब है या उस नेता का मानसिक संतुलन खराब है? बदायूं में जब 2 बच्चियों को पेड़ से लटका दिया गया था, आप लोगों ने कौन सी थ्योरी चलाई थी? हाँ, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो एक दलित समाज से आती थी। आपने उन्हीं को परिवार के ऊपर पूरा लगा दिया था, जबकि हुआ उनके साथ बलात्कार था और उनको टांग दिया गया। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ये सब, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। जो हुआ गलत हुआ, परंतु आप कहें कि 500 की भीड़ में एक व्यक्ति गोली चला देता है। नहीं, अनिला जी, सवाल उठेंगे। इस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी होगी, दबंगों की चलेगी, कानून का डर और खौफ नहीं होगा, एसडीएम सीओ के सामने गोली लगेगी, गोली से मारा जाएगा किसी युवक को, तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपकी सरकार को। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं बीजेपी की तरफ से जो स्थानीय बीजेपी नेता है उनकी प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है। न तो मंडल में कोई दायित्व है, न जिले के कोई दायित्व पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है। न तो मंडल में कोई दायित्व है, न जिले के कोई दायित्व पर है। इसलिए भारतीय तो इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। बीजेपी का जो पक्ष वहां से आ रहा है वो आपने सुन लिया। अनिला सिंह जी और घनश्याम जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर सवालों के घेरे में इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार और वहां का कानून राज। दूसरी तरफ बात उस सियासी मोर्चे की जो लगातार देश में मंदिर, मस्जिद और अब मदरसे कुंभ के नाम पर आ चुकी है। क्योंकि उदित राज, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया कि मदरसे अगर सरकारी खर्च से नहीं चल सकते तो फिर कुंभ के आयोजन में इतना खर्च क्यों किया गया। हालांकि उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा, वो वापस आए ट्वीट लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी तो तब तक राशन पानी लेकर चढ़ाई कर चुकी थी। हम आपको यहाँ 2 तस्वीरें दिखें। एक तस्वीर में मदरसे में पढ़ रहे बच्चे हैं, तो दूसरी तस्वीर प्रयागराज के कुंभ की है। एक तस्वीर मजहबी तालीम की है, एक धार्मिक आयोजन की। इन दोनों में आपस में कोई तालमेल, दोनों तस्वीरों में कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जहां राजनीति घुस आए तो कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ दे। यहाँ भी कुछ यही हुआ है। पहले देखिए कांग्रेस नेता उदित राज का ये ट्वीट। इस ट्वीट में उदित राज ने लिखा, कोई भी धार्मिक शिक्षा या अनुष्ठान सरकार की तरफ से नहीं, सरकार का खुद का कोई सरकार इलाहाबाद में कुंभ मेले के आयोजन में 4200 करोड़ रुपए खर्च करती है, वो भी गलत है। उदित राज के इस ट्वीट पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल उदित राज का ये ट्वीट असम सरकार के उस फैसले को लेकर था जिसमें सरकार ने मदरसों को बंद करने की बात की। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहें बीजेपी के नेता, वही मैं कहूँ। वो कहें तो ठीक है और मैं कहें तो गलत। वो कहें तो बाबा, हम कहें तो करेक्टर ढीला। ये तो भाई अजीब सी बात है।
इसको धर्म से जोड़ रखा है। उदित राज ने यूपी सरकार के पैसे पर कुंभ के आयोजन को लेकर सवाल किया तो फंस गए। सोशल मीडिया पर भी वो ट्रोल होने लगे। उदित राज के ट्वीट को कांग्रेस की सोच के साथ जोड़ा जा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उदित राज के बहाने कांग्रेस और राहुल प्रियंका पर हमला बोल दिया। अपने ट्वीट में संबित पात्रा ने लिखा, मित्रों, यह है गांधी परिवार की सच्चाई। पहले एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए। तभी तो दुनिया कहती है राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। कुंभ के आयोजन पर सवाल उठे तो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर गई। कांग्रेस की ये मानसिकता है, जो भी कांग्रेस में जाएगा वो ऐसे ही बात करता है, क्योंकि ये राहुल गांधी की मानसिकता है, ये प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, उनकी मानसिकता है कि आप शिक्षा में भी धर्म का एंगल रखो। आप देखिए, शिक्षा और संस्कृति दो अलग अलग विषय। बात बढ़ी तो उदित राज ने ट्वीट डिलीट कर दिया। सफाई दी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो निजी हैसियत से कहा, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने ट्वीट में उदित राज ने लिखा, मैं ट्वीट को बहाल कर रहा हूँ, संवाद के लिए तैयार हूँ। जब भी राजनीतिक मामला होता है तो आईएनसी को टैग करता हूँ। इसमें नहीं किया था क्योंकि व्यक्तिगत विचार है। बिना वजह पार्टी को घसीटा जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि राजनीति और धर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत व्यक्ति है, आज़ादी है। मैं अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकर को मैंने सामने रखा, इस कंटेक्स्ट में रखा। सभी धर्मों का बंद कर दो, कौन सा गलत मैंने कहा, या मत करो किसी धर्म को। ये उन्हीं के, शर्मा जी के ही विचारों से हम अपना समर्थन। उदित राज ने ट्वीट तो हटा दिया, लेकिन बात बनी नहीं। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर तब तक उड़ चुकी। उदित राज ने प्रयागराज के कुंभ पर सवाल उठाया, लिहाजा यूपी के मंत्री मोर्चे पर जुट गए। बोले कि कांग्रेस अगर सरकार में रहती तो काशी मथुरा भी बंद कर दी। हिंदुस्तान की सनातनी संस्कृति को नष्ट करने के लिए तैयार थी कांग्रेस। देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया। अन्यथा जिस तरह का ये बयान आया है, ये दर्शाता है कि इनकी प्लानिंग ये थी कि आगे चल के हम सरकारों की आड़ में ये आयोजन सब बंद कर देंगे। हमने कुंभ में पैसे खर्च किए थे, उससे हमें उसका गर्व है कि इसको दिव्य और भव्य कुंभ बनाया था, और फिर से जब कुंभ आएगा तो इससे दुगना पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो अवश्य करेंगे। उदित राज ने ट्वीट करने से पहले सोचा नहीं, अंदाजा नहीं था कि वो मदरसे और कुंभ मेले की तुलना करेंगे तो फंस जाएंगे। वो भूल गए थे कि कुंभ आस्था से जुड़ा आयोजन। शायद वो ये भी भूल गए थे कि करीब 1.5 साल पहले वो बीजेपी में ही, और बीजेपी किस तरह ऐसे मुद्दों को लपकती है, ये बात भी उदित राज को याद नहीं रही। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर अलग सियासी मोर्चा खुल चुका है। जी हां, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर गठबंधन बना रहे हैं। कश्मीर के विपक्षी दल बनाएंगे नया गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला के घर ये बैठक हुई। आर्टिकल 370 की बहाली का मुद्दा उठाएगा गठबंधन। कश्मीर की 6 राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक मंच पर, उनकी बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। गुपकार घोषणा पर श्रीनगर में हुई है ये तीसरी बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर यह बैठक लगभग 2 घंटे चली, जिसके बाद ये घोषणा हुआ, ये ऐलान किया गया कि 6 राजनीतिक पार्टियां एक गठबंधन बना रही हैं। शायद इसी को सियासत कहते हैं। यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं। कुछ अरसे पहले तक एक दूसरे की धुर विरोधी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक साथ एक मंच पर आए हैं। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी हटने के साथ ही कश्मीर की सियासत ने एक नई करवट ली है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कश्मीर के सभी विपक्षी दल एक मंच पर आ गए हैं। ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार घोषणा पर चर्चा के लिए अपने घर गुपकार हाउस में बैठक बुलाई थी। बैठक में कश्मीर के 6 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन भी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली। अनुच्छेद 370 हटने के
14 महीने बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और सभी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में एक नए फ्रंट को बनाने की घोषणा की, जो अब पीपल्स अलायंस के नाम से जाना जाएगा। सभी पार्टियों ने आज की बैठक में ये फैसला लिया कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन अब दिलचस्प ये होगा कि केंद्र सरकार इन विपक्षी पार्टियों की मांग को किस गंभीरता से लेती है और इनके साथ किस तरह का व्यवहार और रणनीति तय करती है। इस बैठक की सुगबुगाहट तभी हो गई जब मंगलवार को 14 महीने की हिरासत के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहाई फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने महबूबा के घर जाकर उनसे मुलाकात, उन्हें गुपकार घोषणा पर होने वाली बैठक का न्योता भी दे दिया था। तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी है और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। हम आपको बताते हैं कि ये गुपकार घोषणा आखिर असल फारूक अब्दुल्ला का गुपकार रोड पर घर है। उसी घर पर 4 अगस्त 2019 को 8 स्थानीय राजनीतिक पार्टियों की बैठक हुई थी। उस वक्त कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। सैलानियों को वादी छोड़ने के लिए कह दिया गया। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड वाले घर पर हुई मीटिंग में इस पर चर्चा। मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे गुपकार घोषणा का नाम दे दिया गया। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार करीब 14 महीने के बाद कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक प्रक्रिया तेज हो रही है। दरअसल मेरे पीछे ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का निवास है, जो 5 गुपकार के नाम से काफी मशहूर है। गुपकार समझौते के अगले ही दिन यानी 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का प्रस्ताव रख दिया। इसके साथ केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव भी संसद में रख। राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। साल भर बाद इसी साल 22 अगस्त को कश्मीर की 6 पार्टियां एक बार फिर एक मंच पर आई। इन पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल। इन सभी दलों ने गुपकार घोषणा पर दस्तखत। इस बैठक में सभी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली की लड़ाई लड़ने की शपथ ले ली। सभी पार्टियों ने कहा कि उन्हें राज्य का बंटवारा मंजूर नहीं है। गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है। गुपकार एजेंडा अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तानियों का एजेंडा है। किसी सूरत में भी इस गुपकार एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। 22 अगस्त बाद आज फिर गुपकार घोषणा नंबर 3 को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर बैठक में एक बार फिर कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की बातें दोहराई गई। अगर लोग ये समझते हैं कि ये 3 पार्टियां मिलकर 370 को वापस ला सकती हैं, वो तो सच्चाई नहीं है। तो अगर आज लोगों के जो मसले हैं, जो स्टेटहुड हमको वापस अपना लेना है, स्टेट की ग्लोरी को एस्टैब्लिश करना है, इलेक्शन करानी है, लेजिस्लेचर लाना है, तो वो चीजें जो हैं आज वो मुद्दे हैं जिनको होना चाहिए। पर ये लोग जो आपका जिनके पास अब राजनीतिक मुद्दा कोई रहा नहीं, वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं गुपकार डिक्लेरेशन। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई कश्मीर के ये विपक्षी दल आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए एक मंच पर आए हैं या फिर सियासी फायदे के लिए। ये सवाल इस नाते उठे हैं क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तब से ये सभी दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। धारा 370 हटने और राज्य का बंटवारा हो जाने के बाद इनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब बुलेटिन के इस हिस्से में उस तबाही की बात होगी जो भारी बारिश की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। शुरुआत तेलंगाना के हैदराबाद से। हैदराबाद
हाईटेक सिटी, एक बारिश ने जो हालत कर दी है, गाड़ियां तिनकों की तरह बह रही हैं। 129 साल का ये रिकॉर्ड बारिश का टूट गया है। ये तेलंगाना राज्य की तस्वीरें हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से लेकर नालगोंडा और रंगारेड्डी में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। सबसे पहले सवाल यही कि यहाँ इतनी भीषण बारिश क्यों हुई और क्या इस बारिश से होने वाली तबाही को रोका जा सकता था, और इस बारिश से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों हुई। आज हम आपको इसकी एक एक वजह बताएंगे, क्योंकि हैदराबाद हाईटेक और स्मार्ट सिटी होने के बावजूद बारिश के पानी में गोते लगा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको हैदराबाद में इस वक्त कैसे लोग जल तांडव का सामना कर रहे हैं वो दिखाते। तो सुनिए, भीषण बारिश ने हैदराबाद में 129 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ के सभी इलाकों में कई कई फीट पानी भरा है। कई जगहों पर गाड़ियां, यहाँ तक कि इंसान भी तेज रफ्तार पानी में बह गए। तेलंगाना में अब तक बरसात से मची तबाही में 24 लोगों की जान जा चुकी है और इस तरह स्मार्ट सिटी के सपने देखते ही देखते पानी में डूब गए। कुल मिलाकर हैदराबाद के हालात बहुत खराब हैं। हैदराबाद शहर की जनसंख्या करीब 1 करोड़ है। इस वक्त पूरा हैदराबाद शहर त्राहिमाम कर रहा है। यह हैदराबाद की नदीम कॉलोनी की तस्वीरें हैं। पूरी कॉलोनी डूब चुकी है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। आप देख सकते हैं, लाइफ जैकेट पहनाई जा रही है। पूरी कॉलोनी की एक एक गली में एनडीआरएफ की बोट चल रही है। ये तस्वीर तो बड़ी ही मार्मिक है। एक छोटे से बच्चे को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए लाइफ जैकेट पहनाई जा रही है। इसके बाद महिला और बच्चे को रेस्क्यू बोट से बचाकर ले जाया जाता है। बाढ़ और बारिश के बाद हैदराबाद के इस वीडियो को देखिए। औरतों और बच्चों से भरी नाव अचानक पलट गई और चीख पुकार मच गई। बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। मदद के लिए आसपास के लोग पानी में उतर गए। एक एक कर बच्चों को पानी में डूबने से बचाने की जद्दोजहद होने लगी। राहत की बात यह है कि सभी को बारिश के पानी में डूबने से बचा लिया गया। हैदराबाद की नदीम कॉलोनी में कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हालात संभाले नहीं संभल रहे। कॉलोनी की बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और लोग जान बचाने के लिए छटपटा। कॉलोनी जलमग्न है। बोट से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। शख्स को देखिए कैसे गर्दन तक पानी में तैरता हुआ जा रहा है। हम इस समय नदीम कॉलोनी एरिया में हैं। नदीम कॉलोनी तोली चौकी जो लोकेलिटी है, बिल्कुल शहर के मध्य का हिस्सा है। यहाँ की ये हालात हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरे रेजिडेंशियल एरिया और किस तरीके से कार तक पूरी की पूरी डूबी हुई है। अब बारिश के थमे हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात यहाँ पर ऐसे ही हैं। सिर्फ एक कार नहीं, कई सारी कारें वो यहाँ डूबी हुई हैं। लोग फंसे हुए हैं घरों में अभी भी, और उनको निकालने का काम एनडीआरएफ के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कमर से ज़्यादा पानी है। कई कारें पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। पूरा रेजिडेंशियल एरिया पूरी तरीके से, जो बारिश के बाद फ्लड जैसे हालात पैदा हुए उससे पूरी तरीके से प्रभावित एरिया है हैदराबाद का। बारिश ने इस कदर तांडव मचाया कि कई पुरानी इमारतें भरभरा कर गिर गईं। लोग भाग रहे हैं और ये तस्वीर तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप देख सकते हैं कि बुर्का पहने एक महिला जा रही है। अचानक उसके साइड में एक बिल्डिंग ढह जाती है और महिला बाल बाल बचती है। ये मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। हैदराबाद में एक साथ इतनी बारिश हुई कि शहर में बाढ़ आ गई और लोगों की जान बचाने के लिए अब आर्मी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। तेलंगाना के सीएम लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। हैदराबाद को बचाने का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जा रही है। खुद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। हाईटेक सिटी, हैदराबाद सिटी जिसे कहा जाता है, हैदराबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन आखिर ऐसी परेशानी यहाँ पर क्यों पैदा हुई? आखिर क्यों अचानक इस मौसम में बाढ़ की परिस्थिति हैदराबाद में हो गई है? तो हम आपको बताएं, अक्टूबर में मौसम की टेढ़ी चाल ने ही तेलंगाना में ऐसे हालात पैदा कर दिए। वो बारिश कितनी भयंकर होगी जिसमें सड़कों पर खड़ी कारें बहने लगी। हजारों किलोग्राम की कारें बहती हुई एक दूसरे से टकराई और एक के ऊपर चढ़ गई। इस तबाही को देखते हुए तेलंगाना में जल कर्फ्यू लगा दिया गया है।
और बाढ़ वाले इलाकों में फुल स्पीड से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अचानक इतनी बारिश क्यों हुई। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति बनने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये भारी बारिश हुई और इसका असर महाराष्ट्र और कर्नाटक तक हो रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हैदराबाद में बाढ़ आखिर क्यों आती है। हैदराबाद का मतलब होता है हैदर का शहर और हैदर का मतलब है साहसी। पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से हैदराबाद ने इस प्राकृतिक आपदा का सामना किया है वो वाकई किसी साहस से कम नहीं है। बारिश ने हैदराबाद को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की। सरकारी दफ्तर, बस अड्डे, स्कूल और घर तालाब में बदल गए। बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई। भारत में राज्य कोई भी हो, बाढ़ वहाँ के लिए एक वार्षिक विपदा है। हालांकि जब भी किसी राज्य में बाढ़ आती है तो उस राज्य के सिस्टम पर बहस होती है, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, नई घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन कोई भी बाढ़ के बचाव का उपाय नहीं बताता है। तो अब आपको बताते हैं कि हैदराबाद में बाढ़ क्यों आती है। साल 1908 में बादल फटने की वजह से हैदराबाद में बाढ़ आई, जिसमें 15,000 लोगों की मौत हो गई। तब हैदराबाद में 2 रिजर्वायर यानी जलाशय बने थे। इनके नाम हैं उस्मान सागर और हिमायत सागर। बाढ़ पर काबू पाने के लिए एक मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था। हालांकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वहां के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया। 1950 के दशक में हैदराबाद में 500 झीलें हुआ करती थी। अब 191 झीलें बची हैं, यानी अतिक्रमण करके 309 झीलों पर कब्जा किया जा चुका है। पिछले 40 सालों में हैदराबाद के आसपास कृषि के लिए काम करने वाली जमीन पर शहर बसाया गया था। पहले ये इलाके बाढ़ से बचाव में बफर जोन का काम करते थे और अब बारिश के बाद इन इलाकों में पानी भर गया। भौगोलिक रूप से हैदराबाद दक्कन क्षेत्र में है। यहाँ पानी प्राकृतिक तरीके से किसी एक दिशा में नहीं बहता है, बल्कि कई दिशाओं में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से हुए निर्माण की वजह से पानी को प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है। हैदराबाद के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता इतनी ज्यादा बारिश झेलने की नहीं है और ये ड्रेनेज सिस्टम भी अक्सर कूड़ा करकट जमा होने की वजह से जाम हो जाता है। कुल मिलाकर हैदराबाद के हालात बहुत खराब हैं। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जिसे आधुनिक पैमानों पर स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशें चल रही हैं। सच ये है कि हमारे स्मार्ट शहर थोड़ी सी बारिश भी नहीं झेल पाते और स्मार्ट सिटी के सपने देखते ही देखते पानी में डूब जाते हैं। ये तो बात हैदराबाद की हुई, लेकिन तेलंगाना के कई और शहरों की तस्वीरें भी रोंगटे खड़े कर देने वाली। आज तक ब्यूरो। सवाल तो यही है कि कुछ देर की बारिश इन हाईटेक तथाकथित हाईटेक सिटीज की पोल खोल देती है। कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद आपने देखा, कभी पुणे। पुणे देखिए, एक बताया जाता है मेट्रोपॉलिटन शहर जिसमें जबरदस्त तरीके से विकास हो रहा है, लेकिन बारिश के बाद के हालात देखिए। हालात देख लीजिए। कोई कह सकता है कि इस शहर को 3000 करोड़ रुपए खर्च करके बसाया गया। कहने को तो पुणे स्मार्ट शहर है, लेकिन बारिश ने सारी स्मार्टनेस पानी पानी कर दी है। पुणे में बारिश के बीच ये सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पानी की तेज लहरों में एक शख्स फंसा है, जिसे जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जिस तरह अंजाम दिया गया वो कोई जिगर वाला ही कर सकता है। रेस्क्यू टीम का सदस्य जेसीबी की आर्म पर लटकता है और फिर वो पानी में फंसे शख्स को बेल्ट के जरिए ऊपर खींचता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने सबकी सांसें अटका दी। ये तस्वीरें पुणे के इंदिरापुर की है। पुणे में बारिश के कोहराम की ये तस्वीर भी आपको डरा देगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहती जा रही है। पानी के उफान के साथ कार गोते लगा रही थी। कार के दरवाजे खुले। इजनी बांध से भीमा नदी का पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ के हालात बने। इसी दौरान सड़क से गुजरती ये कार लहरों का शिकार हो गई। वो तो गनीमत थी कि इसमें कोई सवार नहीं था। पुणे की ये तस्वीर भी कम हाहाकारी नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक मारुति वैन कैसे डिब्बे की तरह बही जा रही है। ये गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। अचानक सैलाब की तेज धार आई और भारी भरकम वैन उसमें बहती चली गई। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।